जय हिंद साथियों, मैं अवधेश सर अपने YouTube चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सदस्य नहीं बने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबाते हुए लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज आपके बीच जो है लेकर आए हैं विज्ञान पाठ से संबंधित वर्ग 10 से पाठ नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। तो चलिए चलते हैं आपको लेकर क्वेश्चन के पास, क्योंकि आपको जो है ऑब्जेक्टिव से लेकर लॉन्ग क्वेश्चन तक, शॉर्ट क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आपको जो है हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है दे रहे हैं। चलिए विलम्ब न करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, लिखा हुआ है 1। क्या कहता है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? क्यों नहीं रखना चाहिए? तो ये कहता है कि तांबे के बर्तन हो या पीतल का बर्तन हो या एल्युमिनियम का बर्तन है, उसमें जो है खट्टे पदार्थ या दही नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप समझ जाइए कि अम्ल, क्षार और लवण में अम्ल क्या होते हैं? जितने भी प्रकृति के खट्टे पदार्थ दिखाई देते हैं वो सारा जो है अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और जो आपको जो है कड़वा लगता है खाने में, वह होता है क्या चीज़? क्षार। और नमक, जैसे आप साल्ट देखते हैं, नमक, वह होता है लवण। जैसे साबुन का झाग देखिए, सरफ का झाग देखिए, ये सारा चीज़ हो जाता है क्षार, यानी क्षारीय पदार्थ है। और अम्लीय पदार्थ, जितने भी खट्टे पदार्थ मिलते हैं वो सारे जो है अम्लीय पदार्थ होते हैं। तो चलिए अब इसका क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं। तो आंसर क्या कहता है? आंसर कहता है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि दही में मौजूद लैक्टिक अम्ल होते हैं। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होते हैं, जो पीतल एवं तांबे के बर्तन से अभिक्रिया कर लेते हैं, यानी उसको जो है आपस में मिला लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कर लेते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया करके हानिकारक विषैला यौगिक बनाते हैं, जिसके कारण बस ये खाने लायक नहीं रह जाते हैं या खाने लायक नहीं रह जाते हैं। तो वह पदार्थ भी विदूषित हो जाता है, वह जो है विषैला हो जाता है और आपके बर्तन का कलई, पेंट भी क्या कर देता है? संक्षारण के रूप में परिवर्तित कर देता है, उसका पेंट को खा जाता है। तो इसी कारण से जो है पीतल एवं तांबे के बर्तन में या एल्युमिनियम के बर्तन में जो है खट्टे पदार्थों को रखना नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि धातु के साथ, दूसरा नंबर ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? इस गैस की जांच की उपस्थिति कि उसमें कौन सा गैस है, कैसे करेंगे? तो वही कहता है कि अम्ल जो है किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? उदाहरण के द्वारा दर्शाइए। था देखिए, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने से सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? H2, यानी हाइड्रोजन गैस, जो आपको बहुत पहले हम वीडियो में दे चुके हैं, उसको देखिएगा। इसका प्रयोगशाला करके आपको दे चुके हैं और फिर जो है आपको वीडियो बना करके उस पर दे देंगे कि हाइड्रोजन गैस जो है निकलती है। देखिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और जिंक क्या है? एक जो है धातु हो गया। अब इसको अभिक्रिया कराते हैं तो Na2ZNO2 + H2, तो यह हाइड्रोजन गैस क्या होती है? उत्सर्जित हो जाती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस गैस की पहचान कैसे आप जानेंगे कि यह हाइड्रोजन ही गैस है? हो सकता है ऑक्सीजन भी हो सकता है, श्वेत कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, आर्गन गैस भी होता है, यानी विभिन्न प्रकार की गैस हो सकती है। लेकिन इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? वही कहता है कि उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? तो इसकी जांच करने के लिए उस गैस के पास एक जलती हुई मोमबत्ती को ले जाते हैं। तो प्रखनली के मुख के पास ले जाने पर
हाइड्रोजन गैस से मोमबत्ती का लौ जैसा ही संपर्क में आएगा वह फटफट अर्थात पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी चिट चिट जो है उसमें जो लगेगा कि चिटपुटिया पटाखा के जैसा जो है उसमें हल्का हल्का आवाज़ आ रहा है। तो जब इस तरह की पॉप ध्वनि अगर आपको सुनाई देगी तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन सा गैस है, तो वह हाइड्रोजन गैस है। कौन सा गैस है, तो हाइड्रोजन गैस है। इसका प्रयोगशाला जो है आपको पिछले वीडियो में जाकर सर्च कीजिएगा तो उसमें जो है सारा जो है आपको विधिवत बता चुके हैं। आपको ये दे रहे हैं केवल जो है लिखने के लिए कि जो भी बच्चा होगा अपना कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा और इत्मीनान से कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व जो है फेयर कॉपी पर बना लीजिएगा। अगर किसी प्रकार के क्वेश्चन का कंफ्यूज होता है तो आप जो है कमेंट करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, तो उस कमेंट का जो है रिप्लाई आपको दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का अगर कमेंट करते हैं तो उसका जो है आपको रिप्लाई दिया जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या कहता है कि कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है, तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। बुदबुदाहट उत्पन्न होती है वही पप ध्वनि के रूप में। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। इससे उत्पन्न गैस मोमबत्ती को क्या करती है, बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में एक से कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण कीजिए। यानी कहता है कि इसमें कैल्शियम क्लोराइड यौगिक है तो इसका जो है क्या करें, एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिख देना है। केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिख देना है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, कैसे बनता है, यह आपको पिछले पाठ जो पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण उसमें आपको दे दिए हैं। तो देखिए क्या कहता है, उत्तर क्या कहता है कि धातु के यौगिक कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट जो CaCO3 होता है, CaCO3 ये होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट इसको कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोलते हैं। और एक अम्ल होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, सॉलिड होता है। एस देखिए लिखा हुआ है इसका प्रकार। हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है, AQ यानी इक्वेशन होता है, यानी यह विलयक होता है। तो यह विलयन हो जाता है। तो अब यह दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम जो है क्लोरीन से अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड बना लेता है जो एक विलयक होता है। क्या होता है, एक विलयक होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं और जल का भी निर्माण होता है H2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब उत्पन्न होगा तो ये बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आग बुझाने के रूप में इसका उपयोग करते हैं ना। तो इसी कारण से जलती हुई मोमबत्ती को ले जाते हैं तो जलती हुई मोमबत्ती को क्या करता है, बुझा देता है। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। चलिए ये देख लिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित करता है। तो यह करते हैं तो जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक को विलयन में अम्लता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं। क्यों, तो देखिए इसका उत्तर नीचे लिखा हुआ है क्या कि HCl और HNO3 नाइट्रिक अम्ल तो हाइड्रोक्लोरिक और ये आदि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन बनाते हैं जिसके कारण ये अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं। अम्लीय को अभिलक्षण को क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इन दोनों को विलयन को जब क्या करते हैं एक दूसरे से अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें हाइड्रोजन आयन बनता है और इसी कारण हाइड्रोजन आयन के कारण ही अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित करता है। जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक के विलयन में हाइड्रोजन आयन नहीं बनता है जिसके कारण ये अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं।
तो यही होता है कि एल्कोहल और ग्लूकोज यह हाइड्रोजन आयन जो है यह उत्पन्न नहीं करते हैं, जबकि अम्लीय विलयन जो है हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो इसी कारण से जो है एल्कोहल और ग्लूकोज जो है ये यौगिक विलयन में जो है हाइड्रोजन आयन नहीं बनाते हैं, जिसके कारण अम्लता के गुण इसमें नहीं दिखाई देते हैं। तो सीधा तरह से आप कह सकते हैं कि अम्लीय पदार्थ जो है हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, लेकिन वहीं पर ग्लूकोज और एल्कोहल जो है हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। इस कारण से हम कह सकते हैं कि इनके यौगिक के विलयन में अम्लीयता का गुण जो है प्रदर्शित नहीं होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। यानी अम्ल का जो क्या बोलते हैं विलयन, जो घोल होता है, तो वह उस घोल में जो है विद्युत का चालन करता है। क्यों चालन करता है, क्या कारण है? तो इसका उत्तर देखिए क्या लिखेंगे कि अम्ल का जलीय विलयन जो है विद्युत का चालन करता है, क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में जो है हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। इसी कारण से यह विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। तो क्या कारण है? तो यह जो है हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। तो सीधा आप लिख दीजिएगा कि अम्ल का जलीय विलयन कोई भी आपको दिखाई देता है, आप रखे हुए हैं, तो उसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है। कारण क्या है कि वह हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करते हैं। तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, इसी कारण से वह जो है अम्ल का जलीय विलयन जो है विद्युत का सुचालक होता है, चालन करता है, अर्थात सुचालक होता है। चलिए नंबर अगला देखते हैं। तीसरा नंबर क्या कहता है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंगों क्यों नहीं बदलती है? क्यों नहीं बदलती है? यानी शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? क्यों नहीं बदलती? यानी सूखा हुआ है, उसमें जल की मात्रा नहीं है। जल की मात्रा नहीं होगा तो उसका रंग नहीं बदलेगा, क्योंकि वह आपस में अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों ठोस ही रूप में रहेगा तो अभिक्रिया नहीं कर पाता है। तो देखिए उसका उत्तर क्या आपको दिए हैं कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन आयन का जो है उत्पन्न नहीं होता है। यानी सूखा अवस्था में अगर रहेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल चाहे अम्लीय पदार्थ, तो उसमें हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, उत्सर्जित नहीं करेगा। जब हाइड्रोजन आयन नहीं उत्पन्न होगा तो वह जो है अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। इसी कारण से सिर्फ जल की उपस्थिति में ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन आयन की उत्पत्ति होती है। यानी हाइड्रोजन आयन की उत्पत्ति कब होती है? तो जल की उपस्थिति में ही। अगर जल नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होगा, और हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होगा तो वह लिटमस पत्र को जो है रंग में परिवर्तन नहीं कर पाएगा। जो होता है ना, लाल लिटमस पत्र को ब्लू हो जाता है तो क्षारीय पदार्थ कहलाता है, और ब्लू लिटमस पेपर को जो है लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो वह जो है अम्लीय पदार्थ कहलाता है। इस तरह से आप जो है ये समझ जाइए कि जल की उपस्थिति में ही अम्लीय पदार्थ क्या करता है, जल की उपस्थिति में ही अम्लीय पदार्थ जो है जल की उपस्थिति में ही हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा। और जब तक से हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करेगा तो वह विद्युत का सुचालक भी नहीं हो सकता है, और किसी लिटमस पेपर को भी परिवर्तित उसके रंग में नहीं कर पाता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में, न कि जल को अम्ल में? क्यों, क्या कारण है? तो देखिए उत्तर क्या लिखते हैं कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में, क्योंकि जल को सांद्र जल में मिलने से वह तीव्र
अभिक्रिया कर विस्फोट करते हैं। इसके कई दुष्परिणाम जो है हो सकते हैं, इसीलिए हम कभी भी जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए। कभी भी जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि हमें अम्ल को ही जल में मिलाना चाहिए। कारण क्या है कि अम्ल में जो है जल को मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। ठीक है, तो अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, क्योंकि आप एक निश्चित अनुपात के रूप में इसको मिलाएंगे तो वह उसकी अभिक्रिया जो है संतुलन में रहेगा। लेकिन जो है असंतुलन में जब उसका मिलावट कर देते हैं तो वह क्या कर देता है, उसका परिणाम जो है बहुत ही घातक होता है, विस्फोटक होता है। इसी कारण से जो है तनुकृत करते समय यानी अम्लीय पदार्थ बनाते समय जो है अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में, न कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। चलिए ये जान गए। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। देखिए हाइड्रोनियम आयन है H3O+। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। यानी इसके आयतन में जो है कमी हो जाती है। तो देखिए H3O+ ये हो गया आपको हाइड्रोनियम आयन, और यहाँ पर जो है ऑब्लिक का निशान दिया हुआ है और लिखा हुआ है क्या OH- ऋणायन आयन आ गया, यानी हाइड्रोक्साइड आयन। तो यह जो है ऋणात्मक होती है, तो इसकी आयतन में जो है कमी हो जाती है। इसी कारण से जो है इसकी सांद्रता को प्रभावित हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षार मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। तो अब बताइए कि हाइड्रोक्साइड आयन OH- ये हो गया आपका हाइड्रोक्साइड आयन। तो कहता है कि इसको जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं, यानी अधिक क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं, तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। तो इसका उत्तर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। क्या कहता है कि हाइड्रोक्साइड आयन जो है की सांद्रता बढ़ जाती है, यानी इसकी सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी कारण से जो है वह उसकी क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता को प्रभावित करता है। तो इसका हाइड्रोक्साइड का जो है आयन जो है बढ़ जाता है, उसकी सांद्रता जो है बढ़ जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्या कहता है। अगला कहता है कि आपके पास 2 बिलियन, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं तब आपको साफ दिखाई देगा। देखिए क्या कहता है कि आपके पास 2 बिलियन AB हैं। बिलियन A के pH का मान 6 है और बिलियन B के pH का मान जो है 8 है। किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है अधिक है, इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारीय है। अब 2 हो गया आपका पदार्थ, एक हो गया A और एक हो गया B। तो A बिलियन का जो है pH मान 6 है और B का जो है pH मान क्या है, 8 है। तो अब कहता है कि इस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इनमें से कौन सा अम्लीय है तथा कौन सा क्षारीय, यानी कौन अम्ल है और कौन क्षार है। तो देखिए उत्तर में आपको यही लिखा गया है कि A बिलियन pH बराबर 6, तो pH से बड़ा है 7 और B बिलियन pH 8, तो pH जो है बड़ा है 7 से, तो 8 का जो है क्या है, मान जो है अधिक है और 6 जो है छोटा है 7 से। तो अब कहता है क्या कि यही जो है A बिलियन में
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। 1 बिलियन में जो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है अधिक है, तो इसका जो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है किसका? A बिलियन में। लेकिन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसका अधिक है? तो A बिलियन में। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा नंबर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाइड्रोजन आयन विलयन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव डालता है, क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर लिखेंगे कि जैसे हाइड्रोजन आयन विलयन आयन की सांद्रता बढ़ती है, विलयन और अधिक अम्ल होता है, यानी इसकी सांद्रता बढ़ती है तो विलयन और अधिक अम्ल होता है, यानी उसमें अम्लीय की गुण जो है और बढ़ता है। यही कारण होता है कि यह प्रकृति पर प्रभाव डालता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन विलयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारीय क्यों होते हैं? तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे कि इसका क्या बोलते हैं, क्षारीय क्यों होते हैं। तो हाँ, विलयन में जो है आयन हाइड्रोजन आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं। हाँ, तो हाइड्रोजन आयन क्षारीय है, परंतु इसकी सांद्रता हाइड्रोजन ऑक्साइड आयनों की सांद्रता से कम होती है, इसलिए यह क्षारीय पदार्थ होते हैं। इसलिए यह क्या होते हैं? क्षारीय पदार्थ होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आयन से इसका आयन जो है क्या होता है? कम होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि कोई किसान खेत की मृदा की किसी परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, यानी कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना, अब कहता है कि बिना बुझा हुआ चूना था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा, क्यों? तो इसका उत्तर देखिए आपको दिए हैं कि कोई किसान खेत की मृदा की अम्लीय परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए ही करेगा। यानी कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। अब कहता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हुआ बिना बुझा हुआ चूना, ये बुझा हुआ चूना। और कहता है कि चौक कहता है नो, यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इन तीनों पदार्थों का निर्माण जो है किसान अपने मृदा के रूप में, यानी मिट्टी के रूप में अपने खेत में जो है इन तीनों का उपयोग करेगा, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका प्रभाव होगा कि इनके उपयोग से मिट्टी की उदासीन बनाने के लिए करे, यानी मिट्टी जो है उदासीन हो जाए, इसलिए इसका जो है छिड़काव वह करता है। चलिए ये जान गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो भैया प्रचलित नाम इसका विरंजक चूर्ण है, यह विरंजक चूर्ण है। चलिए अब जो है अगला देखते हैं। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाते हैं। तो शुष्क बुझा हुआ चूना यानी सूखा हुआ बुझा हुआ चूना होना चाहिए। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था ना, तो यह कैसा होना चाहिए? यह कैसा होना चाहिए? तो बुझा हुआ चाहिए। अब इसको जो है क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो यह जो है क्या बनाएगा? विरंजक चूर्ण बनाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है? अगला कहता है कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि कठोर जल को मृदु करने के लिए यानी मुलायम करने के लिए सोडियम कार्बोनेट, जैसे धोने का सोडा भी कहते हैं, यानी सोडियम कार्बोनेट जिसको धोवन सोडा भी कहते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है
किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, देखिए यहाँ पर संकेत चिन्ह सोडियम कार्बोनेट का दिया हुआ है Na2CO3। तो इसका उपयोग जो है वह कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कर सकता है, जिसको जो है धोवन सोडा भी कहते हैं। अभी मैट्रिक के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था इस साल 2023 के। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप इसको कह सकते हैं, के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। इस अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लिखिए। इस अभिक्रिया के लिए एक समीकरण जो है लिखिए, एक समीकरण लिखिए। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, खाने वाला सोडा जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, जो आप और हम जो है अपने अपने घर में, चाहे हलवाई जो है मिठाई के दुकानों में अपना जो है जिस सोडा का उपयोग करता है वही कहलाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा। तो इसको जो है जब गर्म करते हैं, जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं, इसको गर्म करते हैं तो यह सोडियम कार्बोनेट में बदलता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, और जल का निर्माण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पत्ति होती है। तो यही कहता है कि इसका समीकरण क्यों लिख देना है। तो यही हो गया आपका समीकरण। समीकरण लिख दीजिएगा कि NaHCO3 को गर्म करते हैं तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनता है, इसके साथ जो है जल H2O का निर्माण करता है और अंत में जो है CO2 गैस की उत्पत्ति होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति होती है। इसका समीकरण हो गया। चलिए इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका एक एक किताब से जो है एक एक क्वेश्चन हम आपको उठाए हैं, एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसका सदस्य आप बन जाइएगा तो जैसा ही वीडियो आप लोड करेंगे तो आपके पास जो है पहुँचेगा, और विधिवत एक एक पाठ का आंसर कराएंगे, चाहे मैथ हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे इतिहास भूगोल नागरिक हो, या संस्कृत हो, या हिंदी हो, हर तरह का आपका एक एक क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व कराएंगे। आप घर बैठे जो है निश्चिंत पढ़ सकते हैं, फ्री सेवा। चलिए अगला जो है क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कि जल के साथ अपक्रिया के लिए एक समीकरण लिखिए। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, कौन सा पदार्थ बनता है। तो ऐसे पदार्थ को एक समीकरण यानी एक संकेत चिन्ह के द्वारा लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पर संकेत चिन्ह है, तो देखिए कैल्शियम सल्फेट इनटू हाफ H2O यानी हाफ मोलेक्यूल वाटर। तो ये हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या बोलते हैं, संकेत चिन्ह। अब कहता है कि इसको जल के साथ अपक्रिया कराते हैं। तो जल है, देखिए जल यहाँ पर है, तो जल है ये, तो H2O के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O बनता है, यानी जिप्सम। तो इस तरह से जो है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2 मोलेक्यूल वाटर का निर्माण होता है। ये समीकरण आपको लिख देना है। इसके भी बारे में अगर विधिवत से आपको पढ़ना होगा तो पीछे वीडियो हमारा जाइएगा यूट्यूब पर और सर्च कीजिए स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल, उस पर जाइएगा तो जितने जो है अयस्क के बारे में आपको दिया गया है कि अयस्क क्या है, खनिज क्या है, तो अयस्क के धातु कर्म जो आपको चैप्टर दिए हैं उस वीडियो में ये पूरा जो है इसका विधिवत किए हैं कि आप हाथ टूट जाता है तो प्लास्टर कराने जाते हैं तो कैसे होता है, क्या उसकी प्रक्रिया होती है, सारा आपको जो है उसमें दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोई बिलियन, अगला क्वेश्चन कहता है कि कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। इसका पीएच संभवतः क्या होगा, यानी लाल लिटमस को नीला कर देता है अर्थात क्षारीय हो जाएगा। तो जितना आगे बढ़ता जाएगा आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, तो उसका पीएच मान, उसकी सांद्रता जो है संभवतः क्या होगी, तो इसका उत्तर होगा D 10। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है, कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करती है जो चूने की पानी को दूधिया कर देती है। इस बिलियन
में क्या होगा, इस विलयन में क्या होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, लिथियम क्लोराइड होगा, पोटेशियम क्लोराइड होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी यह जो है अम्लीय पदार्थ से ही अभिक्रिया करके उसके हाइड्रोक्साइड आयन का जो है निर्माण करते हैं, उसकी विलयन होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय पदार्थ है, 10 ml विलयन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड के उसी विलयन को 20 ml से मिलीलीटर ले, तो इसे उदासीन करने के लिए हाइड्रोक्लोरिन के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। यानी हाइड्रोक्लोरिन की कितनी मात्रा ली जाएगी, कितना ml लिया जाएगा ताकि जो है 20 ml क्या बोलते हैं 20 ml जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है उदासीन कर दे। तो वही कहता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जो है कितना ml लिया जाएगा, कितना ml लिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 16 ml। देखिए आपका उत्तर दिया हुआ है 16 ml। तो यह जो है आप बना कर भी निकाल सकते हैं पीएच मान, जो पीएच मान आपको पिछले वीडियो में दे चुके हैं विधिवत। चलिए देखते हैं अगला, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, एंटीबायोटिक का, एनाल्जेसिक का, एंटासिड का, एंटीसेप्टिक का। तो ये क्या होता है, एक प्रति अम्ल यानी एसिड अम्ल से जो है इसका जो है अभिक्रिया कराते हैं, तो वह जो है गैस को आपको क्या करता है औषधि के रूप में। यानी आपको किसी प्रकार का अपच हुआ है तो आप खट्टे पदार्थ खा लीजिए, तो वह क्या हो जाएगा, आपकी अपच को जो है वह दूर कर सकता है। तो वह हो जाएगा एंटासिड यानी प्रति अम्ल यानी एंटासिड को आप सेवन कर लीजिएगा तो आपकी अपच को जो है वह क्या कर देगा, दूर कर देता है। अर्थात अम्लीय पदार्थ जो है औषधि का भी कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। देखिए जितना भी ये जो है आपको अभिक्रिया दी गई है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो कहता है कि इसका जो है समीकरण लिखिए, और कैसा समीकरण लिखिए, तो संतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण मतलब क्या होता है कि तीर चिन्ह के दाएं और तीर चिन्ह के बाएं यदि परमाणु की संख्या जो है समान हो तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो देखिए पहला का आंसर क्या हो गया, जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी जिंक हो गया सॉलिड और H2SO4 हो गया क्या, विलयन हो गया, या किसी को आपस में मिला सकता है। तो ये दोनों को अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है, हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। तो जो जिंक सल्फेट बनेगा यह भी एक प्रकार का विलयन होगा, न कि ठोस पदार्थ होगा, न कि लिक्विड होगा। चलिए दूसरा नंबर, मैग्नीशियम सॉलिड होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, एक विलयन होता है, एक विलयन होता है, एक यू उसका संकेत चिन्ह होता है, और यह बनता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस जो है उत्सर्जित करता है। दूसरा नंबर देता है कि एल्युमिनियम जो है H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी क्या बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट से अभिक्रिया कराता है तो Al2SO4 यानी एल्युमिनियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति करता है। या अगला है कि आयरन जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराता है तो आयरन क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन गैस को उत्सर्जित करता है। तो अब देखिए इसमें जो है आपको समीकरण हम आपको दिए हैं अभी पिछले वीडियो में, तो इसमें क्या कहता है कि तीर चिन्ह के
बाएं और तीर चिन्ह के बाद यह है ना बराबर, तो इसको समझिए कि तीर चिन्ह है, तो दोनों ओर परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर हो तो वैसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए का हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, तो इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु, देखिए यहाँ पर 2 लगा है ना, तो ये पहले 1 था तो 2 हो गया, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु हो गया। अब कहता है कि Fe 1 परमाणु है, तो Fe देखिए यहाँ पे 1 परमाणु है, तो यह दोनों तरफ बराबर है। क्लोरीन देखिए, क्लोरीन क्या कहता है, Cl2 2 परमाणु है, तो यहाँ पर 2 गुणा कर देंगे तो 2 क्लोरीन हो जाता है। तो दोनों तरफ जो है बराबर होना चाहिए परमाणुओं की संख्या, तो उसी तरह से इसका समीकरण लिख दिए और उसका जो है क्या करते हैं, परमाणुओं की संख्या जो है बराबर कर लेते हैं, तो उसे जो है संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्या कहता है। अगला कहता है कि एल्कोहल एम ग्लूकोज जैसे यौगिक में हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए, एक क्रियाकलाप के द्वारा जो है साबित कीजिए। देखिए इसका उत्तर आपको दे दिया है। क्या करना है कि ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए। एक कार्क पर 2 कीले लगाकर कार्क को 100 ml के बीकर में रख दीजिए। अब किलो को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनल यानी ऋण टर्मिनल धन टर्मिनल यानी दोनों एनोड पर, ऋण एनोड और धन एनोड पर के साथ एक बल्ब तथा स्विच का माध्यम से जोड़ दीजिए। अब बीकर में थोड़ा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। इस क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराइए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराइए। एल्कोहल एम ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन गैस होते हैं, लेकिन इसका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। ये कौन सा आयन उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं ना, तो हाइड्रोजन का आयन नहीं उत्पन्न करते हैं। इसी कारण से जो है यह जो है क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण जो है अम्ल की तरह नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है, क्यों? यानी शुद्ध जल, उसको कहते हैं शुद्ध जल, विद्युत का चालक नहीं होता है, लेकिन जो है वर्षा का वही जल जो है विद्युत का चालक करता है। तो क्या कारण है, तो वही कहता है कि शुद्ध जल, आश्रित जल शुद्ध होते हैं, इसलिए इनमें विद्युत का चालन नहीं होता है क्योंकि विद्युत के चालन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है और उसमें जो है आयन नष्ट हो जाते हैं। जबकि वर्षा के जल में विद्युत का चालन होता है क्योंकि इसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल विद्यमान रहता है जो कि वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ मिलकर इसे अम्लीय बना देते हैं। अम्लीय होने के कारण इसमें जो है हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रचलन इस वर्षा के पानी में हो सकता है। तो आप सीधा लिख सकते हैं कि शुद्ध जल में विद्युत का सुचालक नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होता है, जबकि वर्षा के जल में जो है हाइड्रोजन आयन रहता है। इसी कारण जो है वर्षा के जल में जो है विद्युत का चालन होता है, विद्युत जो है उसमें सुचालक होता है, यानी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। जल की अनुपस्थिति में भैया यदि अम्ल जो है सूखा रहेगा तो वह किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, वह बिल्कुल उदासीन रहता है। तो वही पूछता है क्वेश्चन कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्ल क्यों नहीं होता है। तो उसका उत्तर लिखेंगे कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है क्योंकि जल की उपस्थिति में ही हाइड्रोजन आयन अम्ल से अलग होते हैं। जब तक से उसमें जल की मात्रा नहीं प्रवाहित करेंगे, नहीं मिलाएंगे, तो उसमें हाइड्रोजन आयन का जो है क्या बोलते हैं उत्पत्ति नहीं होगा। इसी कारण से जो है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय
नहीं हो पाता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि 5 बिलियन लीजिए, A B C D E 5 बिलियन हो गया, जबकि सर्वाधिक सूचक के जांच की जाती है तो pH का मान 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होता है। कौन सा बिलियन उदासीन है, प्रबल क्षारीय है, प्रबल अम्लीय है, दुर्बल अम्लीय है, दुर्बल क्षारीय है? तो अब बताइए, जितना जिसका जो है क्षारीय मान अधिक होता जाएगा उसका जो है हाइड्रोजन आयन की मात्रा जो है घटती जाएगी, उसकी प्रबलता जो है कम होती रहेगी। तो आप बिल्कुल आसान से निकाल सकते हैं। तो इसी का कहता है क्या कि pH के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, उसके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर आपको यहाँ पर दे दिया गया है। उत्तर आपको यहाँ पर दे दिया गया है। बिलियन है कौन कौन? A B C D E 5 बिलियन है। पाँचों का मान pH मान दिया है 4, 1, 11, 7, 9 दिया है। अब कहता है कि सर्वाधिक सूचक से जांच की जाए। तो जांच के अनुसार इसमें जो है क्या कहता है कि A जो है दुर्बल अम्लीय है, B जो है प्रबल अम्लीय है, C जो है प्रबल क्षारीय है, यानी जिसका pH मान अधिक जाएगा वह उतना ही क्षारीय होगा। अब कहता है कि D जो है उदासीन होगा, E जो है दुर्बल क्षारीय होगा। तो इसको कहता है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती है pH का मान उसी आकार में घटता है। तो C से बड़ा है E, E से बड़ा है D, D से बड़ा है A से बड़ा है B। तो इसका जो है आरोही क्रम में आप सजा दिए इस तरह से। तो यह जो है इसका जो है pH मान निकल जाता है। तो आप अम्ल में देखें, अम्ल और क्षार तथा लवण पाठ से आप देखें कि हाइड्रोजन आयन पर ज़्यादा फोकस रखना है, हाइड्रोक्साइड आयन पर ज़्यादा फोकस रखना है। तो इन दोनों पर ही आधारित अधिकांशतः क्वेश्चन है। बाकी सारा क्वेश्चन जो है आप देख लिए कि रासायनिक समीकरण, संतुलित समीकरण, तो आप पिछले पाठ में पढ़े हैं कि रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। तो इस तरह से इसमें जो है मिलाकर आप जो है बना लीजिएगा। और आगे जो है प्रयोगशाला के रूप में और सारा क्वेश्चन आपको जो है हम लेकर आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, तो चलिए यहीं से वीडियो को एंड करते हैं और अपने स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के तरफ से आपको जो है धन्यवाद। आप खुश रहें और तंदुरुस्त रहें, पढ़ते रहें, फिजूल के समय बर्बाद ना करें। और जब भी चैनल पर बैठे पढ़ने के लिए तो पेन पेपर लेकर बैठें, क्योंकि आप आज देखिएगा फिर कल भुला जाएगा। तो पढ़िए, वीडियो को रोक करके नोट तैयार कर लीजिए। और किसी प्रकार का कंफ्यूज लगता है किसी क्वेश्चन में या समझ में नहीं आता है तो आप चैनल पर कमेंट करें, उसको रिप्लाई जो है आपको तुरंत दी जाएगी और उसका सुधार भी आपको वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, धन्यवाद।